बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अब्बास शबीर। टैलेंट न्यूज देखने वालों को ईद मुबारक। नाजरीन, कहते हैं कि ईद बच्चों और औरतों की होती है। ईद पर खवातीन खूबसूरत दिखने के अलावा अपने दस्तरखान को भी खूबसूरत बनाती हैं। ऐसे में हमारे इर्द गिर्द ऐसी खवातीन भी हैं जिन्होंने घर बनाने के साथ साथ अपने अपने पेशे में भी अपना नाम मनवाया है। आज हमने ऐसी ही कुछ खवातीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ईद शो में हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं सोनिया सुंदस, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनके साथ आयशा खालिद, लॉयर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और महानूर कुरैशी, एंकर, जर्नलिस्ट। ये तीनों खवातीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ईद कैसी चल रही है, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, सबसे पहली बात, और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और ईद मुबारक आपको भी, हमारे तमाम देखने वालों को भी। और ईद जो है वो ऐसी चल रही है, देख रहे हैं आप। नहीं तो क्या एक्टिविटीज क्या है, क्या करते हैं? रमजान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह। मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था, हैरत अंगेज़ तौर पर तो पता ही नहीं चले रोज़े। ईद पर यह होता है कि जैसी आँख खुलती है सबसे पहले रुख किया जाता है किचन का। ख़वातीन की तो ईद का आगाज़ ही किचन से होता है। शीर चढ़ती है तो बिरयानी और जो चीज़ें हम नहीं खा पाते क्योंकि बिरयानी वगैरह पूरा साल खाते हैं। बिरयानी वगैरह से कहाँ बनती है, रमज़ान में हार्डली बनती है। तो वो जो चटखारे वाली बिरयानी ईद के दिन बनती है, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और ये कि उसके बाद सैलड ये बना के फिर हम जाते हैं अपने ज़रा तैयार श्यार होने के लिए। और लेकिन ईद की जो सबसे खूबसूरत बात ही मुझे लगती है ना, हमेशा से सिंस माई चाइल्डहुड, लाइक बड़ों को सलाम करना, ईदी लेना देना, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। अब तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, ईदी लेने वाला देने वाला। अब तो चीजें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। आप क्या पे डॉलर्स में ले रही थी? लेने वाला हमेशा रहता है, देने वाला थोड़ा सा हो सकता है। आप लॉयर हैं, रमजान में अदालतों में ही रही हैं, तो अब ईद रमज़ान में भी अदालतों में और रमज़ान के बाद भी अदालतों में ही होते हैं, रमज़ान से पहले हो या बाद में। ईद का स्टार्ट जैसे कि कहें, इन्होंने कहा कि किचन से भी होता है, लेकिन उससे पहले एक हमारा फ़र्ज़ होता है फीमेल्स का अपनी आफ्टर शादी। और अगर पहले तो खैर मदर होती हैं, वो फादर को या भाई को कपड़े देती हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करवा के, उसके बाद वो भेज रही होती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग ईद की नमाज़ से स्टार्ट करते हैं कि अब मैं एज अ बीइंग अ मदर अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को उन्हें ईद के लिए भेजती हूँ। और उसके बाद फिर ख़ुद नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर किचन में फिर स्टार्ट हो जाता है कि आपने क्या बनाना है, सवैयाँ बनानी है, या फिर बच्चों को जो पसंद है शीर खुरमा बनाना है, या फिर कुछ और स्वीट उन्हें पसंद है। वहाँ से स्टार्ट करके और फिर जैसे वो आते हैं तो साथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाकई ईद, पहले ये होता था कि हम ईद लेते थे, अब ये है कि हम ईद लेते हैं बट अपने पेरेंट्स से जाके, जब नेक्स्ट डे जाते हैं माँ बाप पेरेंट्स से मिलने के लिए, नेक्स्ट डे आपको पता है ईद का सेकंड डे जो है वो पेरेंट्स डे होता है, फिर नेक्स्ट डे जाके पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे है वो ईदी देने का दिन होता है। तो इसी तरह फिर खाना पकाना पूरा दिन और ईदी दे दिला के ही गुजर जाता है। अच्छा, मेरा जो दिन है वो ऐसा ही होता है जैसे बचपन में होता था, कुछ भी नहीं करना और तैयार होके ईदी लेनी है। और फिर सिर्फ ये थोड़ी सी चेंजेस है, वो जो हाँ वैसे वो आजकल की वो ग्लासेस आई है वैसे ही है। बचपन की ईद बड़ी जबरदस्त होती थी, हम बड़ा तैयार होते थे और प्यारे से वो ग्लासेस लगाते थे, या तो वो बंटीज वाली ग्लासेस लगा के फिर होते थे। लेकिन अब ये चेंजेस आई हैं कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन तैयार वैसे ही होते हैं, ईदी लेते हैं सबसे, और देती किसी को भी नहीं, बल्कि कोशिश ये होती है कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनसे कहूँ कि आप ही के लिए क्या लेके आए हो, आप ही को क्या ईदी दोगे। तो वो एक जो एक फेस्टिविटी है उसका आगाज ऐसे ही होता है कि सबको मिलना। ने ऑन एयर बता दिया है कि कोई भी उनसे ईदी लेने की जो है ना वो उम्मीद ना रखे। मैंने चला दिया कि उनका वो जो ग्लासेस था अब वो बचपन वाला ग्लासेस चेंज हो गए, जो बड़े वाला ग्लासेस सन ग्लासेस में वही वाले। ईद में तो लोग सोते हैं, आप क्या एक्टिविटीज क्या है? वो तो बकरा ईद होती है मोस्टली जिस पे लोग सो रहे होते हैं, और स्पेशली बॉयज वो जैसे ही आते हैं जमात नमाज पढ़ के कुर्बानी की और उसके बाद उनके हुलिये चेंज हो जाते हैं, वो शलवारें चढ़ जाती हैं, बनियान आ जाते हैं या पुरानी टी शर्ट, उसके बाद कुर्बानी किया वो सो गए। बट यूजुअली ये वाली जो ईद होती है उस पर इतना ज़्यादा लोग नहीं सोते हैं। इफ़ आई एम
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि इस पे मिलना मिलाना शुरू हो जाते हैं और टेबल्स सज रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये हमारे मजहब में सिर्फ 2 ही तो त्यौहार हैं, बकरा ईद और मीठी ईद, 2 ही तो हैं। तो अब इसमें भी अगर आप सो के गुजारें, मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है फिर। लेकिन इसमें अब ये भी होता है कि जिस तरह आपने कहा ना कि वो दस्तरखान सज रहे, रमजान में हमारी वो एक ही चीज होती है, फ्रूट चाट, चना चाट, पकौड़े। तो वो ईद पे जब मेन्यू चेंज होता है तो बहुत मजा आता है। तो आप खाना पकाती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनाती खाना। मुझे ना शौक है, बल्कि मैं महानूर के शो में भी इनको यही बता रही थी कि मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैंने बेकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी शौक में। फिर अम्मा ने शौक देख के प्रॉपरली मुझे इंस्टीट्यूशंस में जाके कोर्सेज करवाए, प्रॉपर मैंने सर्टिफाइड शेफ हूँ मैं माशाल्लाह। मैंने बात महानूर के प्रोग्राम ही पहली बार रिवील की, मैं ये बात बताती भी नहीं हूँ। आपको तो कुछ पका के लाना चाहिए था कि हमें कुछ मीठा बना के खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रही थी मीडिया से ताल्लुक नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलती काम की सारी बातें बोल रही हूँ, सारी बातें लॉयर है ना, उनको पता है। वर्किंग वुमेन के लिए कैसी ये सेलिब्रेशंस होती हैं, काम करते हैं और ये वेकेशंस होती हैं, उसमें कैसा फील करते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? ईद के दिन स्पेसिफिकली, ईद के दिन यूजुअली हम लोग इस तरह से तैयार नहीं होते। जो मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है तो हम लोग उसमें ईद ही इस तरह से तैयार होते हैं अपने शोज के लिए। सो अदरवाइज हम सिंपल तैयार होते हैं। अब ये वाली जो ईद आती है इसमें ज़रा खुल के तैयार होने का मौका मिलता है। और ये 3 दिन होते हैं, मैं तो स्पेशली ये 3 दिन वक्फ कर देती हूँ अपनी फैमिली के लिए, फैमिली क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि अपने कोलीग्स से तो आप रोज़ ही मिल रहे होते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप डेली मिल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम इतने मसरूफ हो गए, अपनों को ही टाइम नहीं दे पाते हैं। सो ये जो 3 दिन है, अपनों को टाइम दीजिए, अपनी इमीडिएट फैमिली को टाइम देना, ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर ये अगर हम अपने छोटों में ये सारी आदत डालना चाहते हैं, अपने मजहब, अपने त्यौहार वगैरह, तो यही वो स्पेसिफिक डेज हैं कि जहाँ पर आप एक्शन से दिखा रहे होते हैं। क्योंकि आजकल का बच्चा बड़ा तेज है, जेनजीज जो है ना वो देख के लर्न कर रहे हैं, आप जैसे दिखाएंगे वो वैसे सीखेंगे। तो वर्किंग वुमेन के लिए कैसी ये सेलिब्रेशन? वुमेन कह रहे हैं आप, लड़की है वो छोटी वुमेन कह दिया आपने, चले शो में नहीं आएंगे। अच्छा, एक्चुअली में होता ही है कि मैं हमेशा मेरे ईद पे लाइव शोज होते थे, बिकॉज जब मैं रेडियो पे थी तो मैं लाइव शो करती होती थी, उसमें प्री रिकॉर्डेड होते नहीं है। तो मेरी बहुत सी ईदें, तकरीबन 5-6 साल की जो ईदें हैं वो रेडियो पे गुजरी हैं। और वो शोज लाइव होते थे। फिर जब टेलीविजन भी स्टार्ट किया तो उसमें भी ये होता है कि चले प्री रिकॉर्डेड है या थोड़ी देर के लिए आपने आना है, 2 घंटे के लिए। रेडियो पे ये होता है कि जब आपने आना है तो पूरी टीम ने आना है, और वहां पे एक और गैदरिंग हो रही होती है ईद पे। वहां पे पिज्जा आ रहा है, पिज्जा पार्टी हो रही है, बिरयानी पार्टी हो रही है। तो इस तरह जो भी पास के रेस्टोरेंट खुला है सारे वहां पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीइंग अ वर्किंग लेडी, इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि ईद के हर रंग देख लिया। बचपन में जिस तरह हम पार्क में जाते थे वो भी देख लिया, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके भी देखा, और फिर ये भी देखा कि ऑफिस में क्या होता है, वो लोग जो अपने फैमिली को छोड़ के थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, और फिर जो है आप भी घर जा रहे हैं। तो इस चीज को हम बड़ा अच्छे से रियलाइज करते हैं कि जो थोड़ा सा भी टाइम मिला है ना, इसको अच्छे से स्पेंड करें। कोई दूर से रिश्तेदार आया तो अगर उसके साथ जैसे भी आपके ताल्लुकात रहे, अच्छे से उससे मिले। रिश्तेदार ना ही आए वैसे ईद वाले दिन, लेकिन अब वो जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना इंसान को, तो दिल चाहता है कि आए और अच्छी बात करे, कोई पॉजिटिव बात हो, किसी पे टॉन्ट नहीं करना। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ कन्वे किया। मैं इनकी बात से ही आगे बात को लेके जाना चाहूंगी कि ईद के दिन है, आप मिलें चंद लम्हात के लिए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मिलेंगे, तो बैठें तो पॉजिटिव बात करें, एक अच्छी ऐसी बातें करके जाएं कि दिल खुश हो मिलकर, दिल करे कि भाई दोबारा भी इनसे मिला जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब लोग मिलते हैं वो ऐसे सरकास्टिक जुमले बोल के जाते हैं जो उनको एहसास नहीं होता। लाइक अगर वो तारीफ भी करेंगे वो ऐसे, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, स्टार प्लस के वो ड्रामों की तरह पूरी एक्टिंग करके। तो उससे बेहतर ये कि आप थोड़ी देर को मुलाकात करें, तो जरा मोहब्बत के साथ मिलें, हाल अहवाल पूछें, दिल की बातें सुने, दिल की बातें कहें। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने शेयर करें जी एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, ये सही कह रही हैं। लेकिन आजकल का जैसे फास्टिंग दौर चल रहा है, आप डेली का डेली देखें कि हम लोग भी वर्क कभी, हम तो खैर रमज़ान गुजर गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल, रमज़ान गुजर गया और कोर्स में या वर्क करते हुए गुजर गया, ये भी मीडिया में हम लोग अपने कोर्स में।
तो जब ईद या ऐसे ओकेजन्स होते हैं तो ये होता है कि जो रिलेटिव्स आए, पहले ये होता था शायद कि शायद कोई ना आए, लेकिन मैं अब फील करती हूँ कि आपके जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स या सिस्टर्स वगैरह को जिनको आप पूरा साल नहीं मिल पाते, एटलीस्ट आपके पास ये 1 वीक होता है या 3-4 दिन जो स्पेयर होते हैं, आप सबसे मिलें। और अब मेरे ख्याल से कि इतना अब लोग इतने, हर कोई इतना बिजी होता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप किसी को इतने बहुत ज़्यादा गॉसिप करें या टॉन्ट करें या कुछ इस मेरे ख्याल से कि आपको मिलना चाहिए। और ये जो दिन होते हैं उसमें मैक्सिमम अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए। फ्रेंड्स तो आई थिंक आपके फील्ड में मिलते रहते हैं, लेकिन यही बेस्ट डेज होते हैं जब आप अपनी फैमिली को मिल सकते हैं। कोर्ट केसेस और बीइंग अ वुमेन, बहुत सारी चीज़ें आप कोर्ट के अंदर देखती होंगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे केसेस को आप फॉलो करती हैं, तो क्या मैसेज देंगी ईद वाले दिन? क्या लोग किस तरीके से, ऐसे लोग, हम तो माशाल्लाह फिर भी वेल टू डू हैं और वेल ऑफ हैं, बहुत सारे लोग ऐसा तबका है जो ईद की खुशियां शायद मना भी ना सकता हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि ऐसा तबका जो हम अगर एज अ बीइंग मैं लॉयर देखूं, हम जेल में जो प्रिजनर्स हैं, अगर प्रिजनर्स को देखिए तो वो सालों साल अपनी फैमिली से ईद इकट्ठे नहीं मना सकते होते। आल्दो जो प्रिजनर जो मैनुअल है उसके अंदर आप मुलाकात का टाइम भी है, ईद के ऊपर उन्हें उस दिन वो सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं ईद, उन्हें मीठा भी दिया जाता है और स्पेशल खाने भी बन रहे होते हैं। अगर चाहे तो उनकी फैमिली जो उनसे हैं वो ला के बाहर से भी खाना दे सकते हैं, बट मेन थिंग कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं होते हैं। और कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ प्रिजनर्स को फ्री कर देती हैं, आज़ाद कर देती हैं, कुछ एक जिनके बहुत माइनर से ऑफेंस होते हैं, क्या ऑफेंसेस होते हैं, उनको कर देते हैं। बट अगर मैं देखे कि जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम में है वो अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं कर पाते, सुप्रिटेंडेंट के ऊपर होता है कि वो उनको मुलाकात करवाएं या ना करवाएं। एक स्पेशल तो जो मुलाकात, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? उनकी फीलिंग्स यही होती है कि उनके अपनी जो पेरेंट्स, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में विलिंग होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से, अगर फादर है या मदर है, वो उनसे मिलें। ना सिर्फ आप वहाँ देखें कि सिर्फ मेल नहीं होते, ऐसी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ होते हैं, लेकिन वो सालों साल जो है वो जेल में रहते हैं। तो उनके लिए कोशिश हमारी यही होती है कि अब जो आपके ईद आने से पहले जितने मैक्सिमम प्रिजनर्स हैं उनको निकलवा सकें, अगर उनके ऐसा क्राइम नहीं है। लेकिन अगर हीनियस क्राइम है तो फिर हम लोग खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हम उनके लिए नहीं कुछ कर सकते। सर मुझे इनकी बात से याद आया कि कुछ और भी लोग हैं जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं जो पिछली हुकूमतों में थे जी, समझ तो गए होंगे आप जी। सो उनको क्या, मिनिस्टर भी आपके जेल में है। उनके लिए मैं आपको बताऊं, तो उनको इजाजत होगी मुलाकात करने की फैमिली से? मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन ली हाई कोर्ट से भी, और अभी उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्पेशली रिक्वेस्ट ये की थी कि आप अगर इमरान खान साहब की बात करें या बानी पीटीआई की बात करें और उनकी वाइफ भी जेल में है, तो आपने ये एप्लीकेशन दी थी कि आप एटलीस्ट एक दिन उन्हें इकट्ठा गुजारने का टाइम दिया जाए, चाहे वो सब जेल में हो या जहाँ पर भी, लेकिन हमें परमिशन दी जाए कि वो मिल सकें। बट अनफॉर्चुनेट अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया, और उम्मीद कर रहे थे कि हम अपना जो बहुत से केसेस को वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सका। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। मानूर, आप बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी में हम देखते हैं, अपने से नीचे तबके को भी देखते हैं, मूव भी करते हैं, तो कैसा फील होता है कि हम ईद मना रहे हैं, बहुत सारे लोग ईद नहीं भी मना सकते? आई बिलीव अगर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि बहुत से लोग ईद नहीं मना सकते, तो सबसे ज़्यादा तो अपने ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ऑब्वियसली हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की। मैं आपके साथ छोटा सा एक वाक़या शेयर करूँगी कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, यूरोप में थी। तो मैंने एक खातून जो थी, बड़ी बुजुर्ग खातून थी, तो वो एक बड़ा सा बैग लेके जा रही थी। तो मैंने उनको पास जाके कहा, मैं आई हेल्प यू, कि मैं आपका बैग उठा लूँ। तो उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से देखा। आई वॉज विद माई फ्रेंड, तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उसने कहा उठाओ बैग। तो मैं ज़रा वो होगी परेशान कि उठाऊँ या ना उठाऊँ, उसने मुझे ज़रा गुस्से से देखा कि ना करो, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो मैंने उठाया, तो शी वॉज क्वाइट। तो मैं उनके पीछे पीछे चलती रही जहाँ पे उनको जाना था। मैंने वहाँ पे जाके उनका घर के बाहर बैग भी रखा, उसने मुझे बड़े अच्छे से थैंक यू किया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले तो ये बड़े गुस्से में थी। तो मैंने पूछा कि इन्होंने क्यों गुस्सा किया जब मैंने उनसे कहा मे आई हेल्प यू। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने ये बात की कि आपने वर्ड यूज किया मे आई हेल्प यू, यानी कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकूं। तो उसको ये दिखाया कि तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ। तो उसको ये कितना बुरा लगा
तो उसने कहा कि नहीं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह जो लोग ईद नहीं मना सकते, और अगर हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारी फैमिली में होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, फिर जिन जगहों पे हम काम करते हैं वहाँ पे होते हैं, तो आई बिलीव इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके लिए करें, बिकॉज वी इग्नोर। हाँ, और हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम समझते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, हम समझते हैं हम डोनेशंस दे रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ के जवाबदेह हो रहे हैं। हमसे पूछा जाएगा कि जितना मैंने, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया, हमने उसी में से तो देना होता है। सो आई बिलीव कि ये तो जब हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले तो हम पे इल्जाम आता है कि हम क्या उनके लिए कर रहे हैं, हमने एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट क्यों नहीं की उनके लिए। सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं देखना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जो मेरे घर में हाउस हेल्प स्टाफ है या जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है, अगर वो खुशियां नहीं मना सक रहा, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं मना सक भी रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सक रही उनके लिए, तो थोड़ा सा शो ऑफ का एलिमेंट कम होना चाहिए। इस कमिट कितने फंस गए हो जर्नलिस्ट एंकर, ये बताएं, ये रुदात जरा सुनाएं, कहाँ से शुरू की? अच्छा, मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो बिल्कुल भी मैस कॉम का या मीडिया का नहीं था। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, मैंने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल किया। मैं शुरू में मैंने अपने करियर का आगाज एक प्राइवेट चैनल से किया, लाहौर गई मैं, और सेकंड सेमेस्टर में थी, ऑडिशन हो गया मेरा क्लियर, और मुझे समझ नहीं आई, बल्कि मेरी फैमिली को भी नहीं समझ आई, क्योंकि मैं बड़ा एक फनी सी चीज़ है, और मैं फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन रिवील करी हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मैं बड़े लाडले बच्चों की तरह बोलती थी, और थोड़ा सा ना लाम और रे को मिक्स करके तो तला जाती थी तो मैं स्पीड में बोलती थी तो तोतली हो जाती थी। तो मेरे घर वालों को लगा इसका कहाँ से ऑडिशन क्लियर होगा, तो आई डोंट नो, वो क्लियर भी हो गया, फिर प्रैक्टिस भी हो गई, फिर ऑब्वियसली स्टडीज़ थी यहाँ पे, तो वापस आई, सेकंड सेमेस्टर था, अभी BS ऑनर्स स्टार्ट किया था, तो फिर जब यहाँ पे आई तो फिर रेडियो से आगाज़ किया, और फिर इसी ही फील्ड में कंटिन्यू किया। तो ऐसे मेरा वो करियर का आगाज़ हुआ था मीडिया में, और एज अ जर्नलिस्ट फिर ऐसे ही काम। जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ये हम सारे एक ही पेज के ऊपर होते हैं। आपको कहाँ से ये, बहुत कम खवातीन मैं देखता हूँ कि लॉयर हैं, लेकिन इतना रेशो नहीं है। बस स्टार्ट जब मैंने अपनी जो मेरी एजुकेशन वो स्टार्ट मैंने की थी, मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया था, और उसके बाद फिर मैंने मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ लॉयर्स था, मेरे हस्बैंड भी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, ये सब बैकग्राउंड सारा मेरा लॉ से रिलेटेड था। तो उन्होंने कहा कि उन्हें देख के मुझे भी हुआ कि मैं भी को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया ना, यही वाली। अच्छा, इस ईद पे मैं आपको ये कहना चाहूँ कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बिल्कुल देख रहे होते हैं, लेकिन हम समटाइम जो पाकिस्तान में वो तो ठीक है इकट्ठे ईद मना लेते हैं, लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो वो ईद किस तरह मना रहे होते हैं, वो भी अपने परदेश में होते हैं। बहुत से एक चले अगर हम यहाँ पर जेल की बात करें तो मे भी वो उस दिन या अगले दिन जाके मिल सकते हैं, लेकिन जो परदेश में होते हैं तो वो तो सालों साल अपनी रोज़ी के लिए गए होते हैं और वो आ ही नहीं सक रहे होते हैं, और उनके लिए भी कितना टफ होता है कि वो अपनी ईद वहाँ सेलिब्रेट सेपरेट कर रहे होते हैं, और जो उनकी फैमिलीज है यहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन ओनली फॉर किसके लिए, कि अपनी रिस्क के लिए वो गए होते हैं। तो ये हमारे आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ही इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान बाहर से लोग यहाँ पर काम करने आएँ, ताकि प्रदेश की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका शौक, पैशन, ये एंकर, होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ये कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे कहाँ से डेवलप हुआ? मैंने वैसे एक बात बताऊँ, मैंने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया है न्यूज़ चैनल पे। कुछ अर्से पहले मैंने उनको क्विट किया, 8-8.5 महीने मैंने काम किया। तो एज ए जर्नलिस्ट भी जब मैंने मुझे भी यही लगता है सो ये कि अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे भी। मैं असल में लर्न करना पसंद करती हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, क्या क्यों कैसे। बचपन में अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मैंने एक शो में किया था, उन्होंने मुझे कहा ये अब दोबारा मत बोलना, बाद में बताऊँगी तो मुझे शौक़ है इस चीज़ का। सो मोटिवेशनल स्पीकर मैं लाइक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही बड़े बड़े से होते हैं, छोटों को समझाना, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा से ही थी। फिर ये हुआ कि मुझे बड़ा बनने की आदत थी जी। सो उसके बाद ये हुआ कि मेरा इंटरनेशनल NGOs के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, एंड इट वेंट सो वेल। तो वहाँ से उन्होंने फिर मुझे प्रॉपरली इंगेज किया अपने साथ एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसलर। वहाँ पे स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग करने में मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। उसके बाद करते करते डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस देने लगी। PTV की हिस्ट्री में आई एम दी ओनली
वन हु इज़ मोटिवेशनल स्पीकर, और साल में एक बार मैं उनको सेशंस देती हूँ। तो चेयरमैन साहिबा से लेके नीचे तक सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। माशाल्लाह बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है वहाँ। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आती है कि आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आके बैठ के आपको सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इस तरह से करते करते तौसीक हैदर साहब के शो में गई हूँ। उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया PTV पर। वहाँ से एक्चुअली ये इत्तेफाक हुआ मेरा, मीडिया से मेरा एक्सपोजर वहाँ से स्टार्ट हुआ। करते करते मैं थोड़ा रेगुलर हो गई थी उनके साथ शो में। तो वहीं से उन लोगों ने मुझे थ्रू करवाया PTV न्यूज़ में। PTV होम पर मैं चाहती थी। सो PTV न्यूज़ ने मुझे IR का प्रोग्राम दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था। सो वहाँ से एक एज एन एंकर पर्सन जो है मेरा आगाज़ हुआ। फिर डिफरेंट ATV पे मॉर्निंग शो किया, फिर और लाइफ HD पे एक शो आ रहा था। फिर डिफरेंट चैनल्स पे जाती गई। चैनल्स पे तो मैं एज ए गेस्ट जा ही रही थी, क्योंकि मैं बकबक बहुत करती हूँ, चुप करवाना बहुत मुश्किल है। Exactly. फिर रेडियो पे इत्तेफाक हुआ। तो जब हम रेडियो कर ही रहे थे तो लोगों ने कॉल्स करके कहा RJ को कि सोनिया बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो आप इनको लें एज RJ। तो उन्होंने वहीं पर मुझे ऑफ़र कर दी कि अगर सोनिया को एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और इतनी कॉल्स आई। उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मेरी मॉक रिकॉर्डिंग के लिए, मॉक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। वो इतना अच्छा गया कि एक कॉलर ने मुझे कहा, मैं जानती भी नहीं थी, कोई RJ मानी। उन्होंने कहा कि RJ मानी का प्रोग्राम इस लेवल का होता है जो आपका मॉक प्रोग्राम है। तो मैं तो भाई बिल्कुल ही फल फूल दिल गार्डन ओए ऐसा कॉम्प्लीमेंट। सो उसके बाद से फिर प्रॉपर वीकली शो कर रही थी मैं उनके साथ। अदरवाइज फिर ये कि ऐसे कोई काम रह गया? अच्छा, एक और चीज सोनिया ने भी मेंशन की, होस्ट भी आप हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, कोई हाथ शर देखते हैं सितारे भी? लोगों को आजकल बड़े पब्लिसिटी का बड़ा शौक है। मुझे लगता है कि इंसान को एक से दो चीजों में ही स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर। सोनिया इज अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल, फिटनेस एक्सपर्ट। क्योंकि मेरी एक जर्नी पूरी, आई वाज लाइक 110 kgs। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो राइट नाउ आई एम 65 kgs। सो वो चीज़ ना, बल्कि नादिया खान ने तो पूरा शो किया था मेरे ऊपर। उसने मेरी पुरानी वाली तस्वीरें निकलवा ली थी और उसके बाद उन्होंने कहा पूरी जर्नी बताएं कैसे, क्योंकि जो ख़वातीन ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, वो कैसे कम करें वजन। तो वो एक आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। सो पाकिस्तान में आज से 7-8 साल पहले फिटनेस को लेके ना, कोरोना से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस चीज़ को लेके बात करना, तो बस माशाल्लाह फिर अब यहाँ बैठे हुए आपके शो में। नहीं अभी आपसे मैं बात और भी करूंगा, क्योंकि आपको चुप करवाना बड़ा मुश्किल है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक। गेस्ट मैंने चेंज किए। पहली खातून सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हमारे दोस्त प्रेस क्लब की कमान संभालते होते थे, लेकिन इस बार नैयर अली को एजाज़ हासिल है कि ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुई हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और ईद शो में शिरकत पर भी शुक्रिया। मैं इनसे बात शुरू करता हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हैं। 6 काम इनको आते हैं। इन्होंने 6 काम मुझे गिनवाए हैं कि जो ये करती हैं। अभी लास्ट इन्होंने ना सेगमेंट से पहले कहा है कि फिटनेस 110 kg इनका वेट था, 65 पे ही अपना वेट लेकर आई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा करिश्मा है, लोगों को बताएं। जी, असल में हमारे यहाँ फिटनेस को लेके ना अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सो मैंने प्रॉपर में सर्टिफिकेशंस की। वही चीज़ है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अगर आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, अगर आप अपने आप को खुद में उस लेवल पर रखते हैं तो अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं। सो मुझे था कि नहीं, मैं हूँ खुद में कुछ बॉर्न स्वैगी, अपना नहीं होता है अपने आप से, अब मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ वाला सीन। सो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया और फिर माशाल्लाह से अच्छा, मैंने ये हिमाकत नहीं की। वो होता है ना 6 महीने में बिल्कुल ख़त्म, जैसे वो 7 दिन में महबूब आपके कदमों वाला जो सीन होता है कि वो 6 महीने में आपका 100 किलो वजन कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो वाली मैंने चीज़ की। स्लोली ग्रेजुअली मैं वर्कआउट के ऊपर, डाइट के ऊपर, स्लीप, फिर मैंने पूरा ये पैटर्न जाना। फिर मैंने हेल्दी तरीके से जो है ना अपना वज़न कम किया। और मैं सारी ख़वातीन को यही कहती हूँ, और कोई उम्र की कैद नहीं है वज़न कम करने में, कोई जेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब चाहें आसानी वज़न कम। अच्छा, वैसे सोनिया ये कहा जाता है आफ्टर 30s वैसे मुश्किल होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी मिथ्स है ना, बस सुने जाओ। मतलब लेजीनेस के लिए काफी जो है ना, वो हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं हर चीज को लेकर, एक्सक्यूजेस। काम बहुत है तो ये हैं तो यूं हैं। मेरे साथ बैठे एक बार शो में हमजा शफकात साहब, मुझे पता है मैं बोल रही हूँ हमजा शफकात साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, वो शो में मेरे साथ बैठे और मैं वही
फिटनेस की बात है, कहते मेरे पास तो वक्त ही नहीं, और वो बंदा दिन रात आपको पता है सड़क पे ही होता था पूरा टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। मैंने कहा सर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं, आप आवाम की क्या खिदमत करेंगे। ओह उन्होंने दिल पे ले ली वो बात। हाँ, उसके बाद उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे वॉक करते हुए लगाया। चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, रूटीन के अंदर आपको हेल्दी एक्टिविटी है। नैयर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, कई साल हो गए हैं मैं आपको फील्ड के अंदर देख रहा हूँ, ईदें भी इसी तरह ही गुजर जाती हैं काम में ही, तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता? पहले तो सबसे पहले अब्बास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और टैलेंट के तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले, तमाम चाहने वाले आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और उसके बाद वो जो हमारे जानिसार किस्म के और मुजाहिद किस्म के सहाफ़ी हैं जो ईद पर भी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी भी दीगर भी जो इंस्टीट्यूशंस के लोग, मैंने 15 साल ईद पे ड्यूटी की है, तो मैं लोकल हूँ, तो यही होती है कि टीवी चैनल्स के ऊपर जो लोकल है उसको आप ईद के ऊपर ड्यूटी करवाते हैं। तो ये है कि उन सबको मैं सलाम पेश करने लगी थी, लेकिन आपको भी ख़ास तौर पे सलाम। तो और टैलेंट के रीलॉन्च के ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और इतनी कामयाब रीलॉन्च, और जिस तरह से आप लोगों ने एकदम से जो है वो सब सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो रखी है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस ईद से ज़रा पहले जो इस तरह की ख़बर थी, उसने हमें पूरी जो सोसाइटी है, पूरी जो कम्युनिटी है, और ख़ास तौर पे हम जो आपके पास जो है वो शिकवे शिकायत भी लेकर आते थे ऐसे मामलात के ऊपर, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा साय ऑफ रिलीफ है कि ईद जो है वो लोग खुशी खुशी अपने घरों में करेंगे, क्योंकि उनकी मुलाजमतें महफूज है, उनकी तनख्वाहें जो है वो वक्त पे जो है वो अदा हो गई हैं। आपने जहाँ तक ईद की बात की, तो भी सोनिया की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मानूर को हम प्यार से मानो कहते हैं, तो इसको मैं मानो ही कहूँगी। तो इन दोनों की बातें मुझे बहुत अच्छी, ऐसी बातें मैं सिर्फ सुनती हूँ। तो ये डाइटिंग और ये जो फिटनेस के लिए जो मामलात हैं, इस मामले में आपको पता है हमारे पास ये जो कह रही है ना टाइम नहीं बचता, तो अब प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, उसके साथ आपको पता है एक बड़े इदारे के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं, सहाफ़ी आपके पीछे होते हैं हर वक्त, ये मसला जी ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके साथ जो है वो आप एक अच्छे इदारे, किसी बड़े इदारे के साथ काम कर रहे होते हैं। बड़ा इदारा ना भी हो, इदारा कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी आपकी जिम्मेदारियाँ जो है वो वहाँ पर भी आपने भरपूर तरीके से अदा करनी होती हैं। और उसके साथ घर, माशाल्लाह आई हैव 3 किड्स, एक बेटी है मेरी, 2 बेटे हैं मेरे, और जो है वो हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी भरपूर तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूटी के जो टाइमिंग्स हैं उनमें से बचा के। तो वैसे तो हर साल यही होता है कि वो आप वाली बात के जो लोकल हैं यहाँ के, इस्लामाबाद और पिंडी के रहने वाले हैं, तो वो ड्यूटी करेंगे। तो हम भी इस बार ड्यूटी पर हैं फिल वक्त, और देखेंगे कहीं पे जहाँ ड्यूटी ख़त्म होगी वहाँ से हमारी ईद शुरू हो जाएगी। लेकिन ईद मेरा ख्याल है उसके लिए कोई कोना खुदरा तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, ईद तो ईद होती है, हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी जर्नलिस्ट भी है, एंकर भी है, किस तरीके से स्टार्ट किया आपने जर्नलिज्म, कैसे आपने ये सिलेक्ट किया ये प्रोफेशन? कुछ लोग इस तरह की बातें होती है, वैसे रूटीन के अंदर तो आप नहीं इस तरह की बातें कर सकते वैसे तो हार्डकोर बातें होती हैं, क्योंकि आपकी और मेरी जो बीट्स हैं वो कभी भी सॉफ्ट कोर नहीं रही। हमारी जो है वो, हम जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स और जो पॉलिटिक्स कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, वो हर वक्त किसी न किसी मारामारी का हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मैं कोई हादसाती जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने प्लान किया, मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने होती हैं, तो जब आपने सारी ज़िंदगी खेला ही माइक्स के साथ हो, तो फिर आप कोई ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें आपने वही काम करना हो। तो मैं अपने बारे में हमेशा कहती हूँ कि मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिज़म जो कहा जाता है कि पैशन है, ये वाकई पैशन है। इफ़ यू डोंट हैव पैशन फॉर दिस फील्ड देन यू कैन नॉट कंटिन्यू, और आपको करना भी नहीं चाहिए, फिर आपको कोई और काम करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। पैशन के बगैर जर्नलिज्म हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। आपका भी पैशन ही है? अब तो ऑब्वियसली पैशन है, जब वो कहते हैं ना उतर गया पानी में तो अब तो तैरना भी। पॉपुलैरिटी के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड के अंदर पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं, पैशन बहुत ही कम लोगों का। एक्चुअली
ओनली पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि जर्नलिज्म में आप टीवी पे आ रहे हैं तो पॉपुलर ही हो रहे हैं ना। लेकिन स्टिल बेसिकली जो मेरा ज्यादातर काम रहा है वो रेडियो के साथ साथ, रेडियो पे आपको पता है वो इतने पॉपुलर नहीं होते, वो एक आवाज का रिश्ता होता है। फिर मेरा इंटरनेशनल मीडिया के साथ रहा है, तो रेडियो पे जो परफेक्शन आपकी बिल्डअप होती है वो मैं भी रेडियो के ऊपर करता रहा हूँ। 2001-2002 में तो जो परफेक्शन आपका वॉइस ओवर होता है वो रेडियो से बहुत ज्यादा बिल्डअप, रेडियो करने वाले, रेडियो के बारे में कहा जा सकता है स्पेशली कि वो एडिक्शन है। माइक के बाहर बैठे हैं और सामने बैठे हैं और आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपने रेडियो करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो रेडियो असल में रोमांटिसिज्म है। Exactly. उसके साथ आपका एक रोमानवी ताल्लुक होता है, क्योंकि वो जो इसका एक पिक्चर बनती है ना, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली 5-6 साल रेडियो किया है, तो वो जो एक पिक्चर होती है ना कि खाली कमरा, उसके अंदर एक माइक और माइक के साथ बातें, एंड इमेजिनरी आपके लोग हैं जिनके साथ आप कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी से। स्विचिंग तो अभी आई ना, रेडियो पाकिस्तान के साथ तो स्विचिंग नहीं थी पहले, ये तो FM के साथ है, ये तो भी FM के। रेडियो पाकिस्तान में तो यू आर लिटरली अलोन इन द रूम एंड द गाय हु इज सिटिंग इन द अदर रूम, वो आपका प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर, और वो लोग वहां बैठे होते थे और वो वहां से हैंडल कर रहे होते थे चीजें, और आप लिटरली। और मेरे साथ तो ये भी हुआ, आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाऊं। जब ये 8 अक्टूबर वाला ज़लज़ला आया तो उस वक्त मैं लाइव शो कर रही थी वहां पे। मैं भी 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में FM के ऊपर लाहौर में था, तो एक्स्ट्रा मैं वैसे एक टीवी चैनल के साथ था, लेकिन सुबह 9 बजे 8 से 9 रेडियो का एक शो होता था, तो उसमें स्पोर्ट्स के शो के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया था और ज़लज़ला आ गया। और वो आप कंटिन्यू करें, वो कैसा सीन था उस वक्त? वो सीन ये था, आप तो खैर कुछ और, शायद आपको तो अपनी वो पैशन और उसकी बात बता रहे हैं। मेरे साथ हुआ ये कि मेरे दूसरे कमरे में वो ऑडियो इंजीनियर और वो बैठे थे। अब जलजला आया, वो आप बोल रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। उस तरह मुझे लगा कि जलजला आया, लेकिन आपको उस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता। तो क्या हुआ कि पूरा रेडियो पाकिस्तान खाली हो गया। ये आपको पता है इस्लामाबाद रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, पूरा रेडियो पाकिस्तान खाली हो गया। जो वहाँ पे ऑडियो इंजीनियर और प्रोड्यूसर थे वो मुझे वहाँ अकेला छोड़ के चले गए बोलते बोलते, बिकॉज आई वाज लाइव, आई कुडंट लीव द प्लेस। और वो जब सारे वो जलजले को भुगता के जब वो लोग वापस आए, मैं हैरान, मैंने कहीं छोड़ के चले गए। और मेरे पास ये भी मार्जिन नहीं था कि मैं ब्रेक अनाउंस कर दूं और वो कुछ और लगा के चले जाएं या कुछ, मुझे बोलता वो छोड़ के चले गए। रेडियो में ये होता है जब मैं शो करती हूँ, क्योंकि मैं जब हम ट्यूनिंग हमने खुद करनी होती है, मैंने FM से ही आगाज की है, तो मैं अपने रूम की लाइट ऑफ करवा के लैंप ऑन करवाती थी और प्रॉपर एक माहौल बना के ना शो करती थी। तो मुझे लगता है कि रेडियो जो होता है वो आपके अपने लिए होता है, आप खुद बहुत खुश होते हैं। और फिर मेरा जो हमेशा से रहा है रेडियो के साथ कनेक्टिविटी रही है, तो रेडियो करते हुए खास तौर पे जब कोई गाना लगाना होता था ना, तो मैं खुद भी साथ साथ झूम रही होती थी। तो कोई जलजला इस तरह की चीज है कि वो माइक वगैरह सब होता है, नहीं कि अगर वो हमारे हाथों में दे दिया जाए तो मानूर वॉक करते। अच्छा, वी हैव सम आर्टिस्ट जो डांस कर रहे होते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक दफा, क्योंकि मैंने उसकी उसमें एज अ प्रोग्रामिंग मैनेजर काम किया रेडियो पे, तो मैं एक दफा स्टूडियो में ऐसे गई और हमारा एक आरजे वो बड़ा पॉप सा म्यूजिक चला रहा है, एंड ही वाज डांसिंग लाइक एवरीथिंग, और मैं हैरान हो रही कि यार ये क्या कर रहा है, और इतनी एनर्जी से वो डांस कर रहा है, एंड ही डोंट नो कि उसको कोई देख रहा है या नहीं, क्योंकि रेडियो आपके अपने लिए होते हैं, सेम लाइक कि आप बिल्कुल आप एक कमरे में बैठे होते हैं। और वो नैयर ने बात की ना कि वो छोड़कर चले गए, वो मुझे तो छोड़ नेपाल और में, उसके बाद जब वो लोग वापस आए तो मुझे पता चला अच्छा मागला टावर गिर गया, इतने बड़ा नुकसान हो गया, जलजला हो गया, और वो ट्रांसमिशंस आपको पता है सारी शिफ्ट हो गई थी जलजले के हवाले से, तो वो हम वहां से उधर स्विच हो गए। लेकिन ये वाकया मुझे कभी नहीं भूलता, जब रेडियो की बात आती है ना, तो वो नेपाल में था तो अर्थक्वेक आया था, तो मैं गया था, लेकिन जो सेकंड वहां पे फेस आया जहाँ पे 20,000 लोग, तो मैं भी एक होटल के 5th फ्लोर के ऊपर था, मेरे साथ कैमरामैन गया हुआ था, मैं कैमरामैन को ढूंढता रहा किधर गए, वो कैमरामैन तो होटल से बाहर निकल गया था, वो 7 और बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो गई थी सारी। तो मैंने देखा कि कैमरामैन तो है ही नहीं इधर, और मैंने जब नीचे उतरा मैंने कहा जाके सामान लेकर, कहते हैं मैं तो नहीं सामान लेकर आता, तो ये लोग छोड़ के निकल जाते हैं अचानक। ये जो हार्डकोर किस्म के हम जर्नलिस्ट होते हैं ना, हमें जब वो ईद शो देते हैं ना, तो वो पहले बताते हैं कि आपने हल्की फुल्की बातें करनी है, जलजलों की, मारामारी की, लाइव एक्सपीरियंस है, तो लाइव एक्सपीरियंस मैंने तो आपको वापस ले आऊंगी। जरूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारा तबका जो है वो ईद नहीं मनाता, हेल्प हमें करनी चाहिए, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अंडर हैंड उनकी हेल्प करें, दिखाएं ना, दिखावा ना करें। पाकिस्तान के हालात पहले वाले नहीं है। पहले बचपन में हम किसी और तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन अब हम देखें कि वो सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। इसकी क्या वजह है?
किस लिहाज से गहमा गहमी नहीं है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, टाइम इतना स्पीड से गुजर रहा है। महंगाई है। आपने देखा कि कोई पंप पे गाड़ियां आई हो और उन्होंने कहा कितने का पेट्रोल है, उन्होंने कहा होगा इतने का, तो उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली हो। कोई भी नहीं है सर। हमारे क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि लोग आपस में, मतलब मुझे तो कहीं लगता ही नहीं कि महंगाई, मुझे फील हुआ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मैं भी पेट्रोल भरवाना तो है। मैंने तो किसी को नहीं सर, गलत बात है। हमारे यहाँ एक्शंस नहीं लेती अवाम। हम लोग फॉर द टाइम बिंग वाली अवाम है, डंडे वाली अवाम। फॉर द टाइम बिंग हम लोग जुलूस, जलसे, 8 मार्च फलाना ढिमकाना उसी स्पेसिफिक डे पे, उसके अलावा सारा दिन सारा टाइम कौन कहाँ होता है? कौन सा महंगाई का शोर होता है उसके बाद? स्पेसिफिक डेज में होता है। आप बाहर क्यों नहीं होता? आप बाहर देखें, पूरा मुल्क निकल आता है सड़क के ऊपर। इतना हार्डकोर एहतजाज होता है कि उनकी ऊपर की हुकूमत को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने डिसीजंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। हमारे यहाँ कोई कम मसाइल है महंगाई के अलावा भी हमारे पास हजार मसले हैं और भी दुख है ज़माने में। यही क्वेश्चन का रिप्लाई करें आप चूंकि फील्ड में हैं, आपके अपनी एक ओपिनियन है। देखिए, क्योंकि जाहिर आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, और ये ठीक कह रही हैं कि एक इस हद तक मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ विद रिस्पेक्ट कि ठीक है, लोगों को गुजारा तो करना है ना, जीना तो है ना, लेकिन अगर ये कहें कि महंगाई नहीं है तो दैट्स नॉट ट्रू। नहीं है महंगाई, तो वही बात है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि हम उस महंगाई को फील तो नहीं करते हैं। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि आई एग्री विद यू कि ठीक है, लोगों ने गुजारा करना है, लेकिन महंगाई है, और महंगाई इस कदर है कि जो इस वक्त, पहले हम कहते होते थे ना अब्बास के, एक सफेद पोश तबका है, एक मिडिल क्लास है। देयर इज नो मिडिल क्लास एनीमोर। या तो अपर क्लास है और या फिर जो है वो लोअर मिडिल क्लास है, और वो भी वो जिनकी आप अपने सहाफ़ियों में देख लें, हमारी कम्युनिटी को समझा जाता था कि एक बेहतर कम्युनिटी है जो एटलीस्ट इस काबिल है कि वो अपने लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए अपने बच्चों के लिए बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमा लेती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत बुरे हालात हैं, बुरे हालात, इस कदर बुरे हालात है कि अब हम जब लास्ट टाइम जब हमने अपना, हम आपको पता है हर साल रमज़ान फेस्टिवल करते हैं सहाफ़ियों की फैमिलीज़ के लिए, कोई एहसान नहीं है। वो मुस्तहिकीन जो जर्नलिस्ट हैं हमारे लोअर मिडिल क्लास के हैं, मोस्टली 50,000, 60,000, 70,000। देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास के और ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको हम चुप करके उनकी हम हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं और वो कहते हैं कि यार हम तो किसी से ना सदका ले सकते हैं, ना खैरात ले सकते हैं, ना हम कोई और ऐसी चीज़ ले सकते हैं, तो हम उनके लिए इवेंट्स ऐसे जनरेट करते हैं कि जब वो जाएं तो जाते हुए उनके हाथ में कुछ ना कुछ हो और इस काबिल हो जाएं वो कि वो अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ खुशियाँ खरीद लें। खुशियाँ तो खरीदनी पड़ती है ना, आपको पता है, अगर किसी ने चूड़ियाँ लेनी है बच्चों के लिए तो वो खरीदनी पड़ेंगी, जूते लेने हैं तो वो खरीदने पड़ेंगे, वो कहीं पे उनको पड़े हुए नहीं मिल जाएंगे। तो ये कोशिश होती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जहाँ तक कहा कि अवाम बाहर नहीं निकले, अवाम रोटी दाल के पीछे आवाज़ इतनी लगी हुई है कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो दिहाड़ी अपनी साइड पे करेगा तो वो बाहर निकलेगा और उसके बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। फ्रूट देखें कितना महंगा है, आप खुद जाके कभी परचेज करें तो लोअर मिडिल के लिए तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने मुझे कहा ना कि लाइक हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। हेल्प आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं आपको ये नहीं कि खुदा ना ख्वास्ता मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक तरीका बता रही हूँ और बताना भी इसलिए जरूरी है कि एट टाइम्स होने चाहिए लोग आगे सुनते ही लोग, तो हो सकता है किसी को ये आइडिया आ जाए और मेरे इस आइडिया को आगे कोई इम्प्लीमेंट करे और किसी और का पेट भर सके। मैं खुद घर में खाना बनाती हूँ, ढेर सारा बिरयानी बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, कुछ कोई और साथ में कुछ ड्रिंक्स मंगवा ली, जूस के डब्बे मंगवा लिए, खुद हम घर वाले सारे पैक करते हैं वो खाना और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं वो डब्बे लेके। जहाँ जहाँ हमें लगता है, इवन राशन भी के जहाँ जहाँ हमें लगता है अपनी इस्तात के मुताबिक हम जितना कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं NGOs में चैरिटीज़ देखें, माशाल्लाह उन लोगों को ना बाहर से भी आ रही होती हैं जो प्रॉपर NGOs बनी हुई हैं जी, बाहर से बहुत सारी लेकिन ऐसे बहुत सारी फंडिंग आ रही है। रमजान में बहुत सारी NGOs हैं वो करती हैं, खजूर देती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतने सफेद पोश हैं और इतने अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं कि वो इस NGO के पास भी जाकर नहीं, वो किसी से भी नहीं मांगते। सो बेहतर है कि आप ना रमजान से पहले ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। और अगर आपके पास बहुत सारा ऐसा है, आप चाह रहे हैं तो आप किसी बच्चे की तालीम का खर्च अपने ऊपर ले लीजिए सारा साल, ये भी सदका जारिया है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप छोटे छोटे काम करें, जरूरी नहीं करोड़ों रुपए दें, लाखों रुपए दें, छोटे छोटे कामों से सदका जारिया और नेक नियति करके आप आगे बढ़ें।
वैसे सोनिया ने प्रोग्राम में 2 दफा बिरयानी का जिक्र किया और मेरे मुंह में पानी आ गया लेकिन इट्स अ वेरी लवली जेस्चर कि आप खुद बनाए नहीं। और मानो माशाल्लाह खाने पीने में हम इसको कहते होते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन हम इसको हमेशा ये कहते होते हैं कि खाने की बात हो और मानो की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। फौरन से ये तवज्जो उसकी तरफ, खाने की तरफ चली जाती है कि ईद पे कौन सा पकवान बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, क्या खाना होगा, क्या नहीं होगा। वैसे मैम एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी तक मेरी जिन तरह की ख़वातीन से मुलाकात हुई है, यू आर माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड खातून। अदरवाइज ख़वातीन ना अपने प्रोफेशन में इतना ग्रिप रखती होती हैं लेकिन वो वेल ड्रेस्ड नहीं होती हैं। तो आपको देख के मुझे लिटरली खुशी हो रही है। इस तरह है कि आपको ड्राई लगता है जी, मूव करना पड़ता है, तो लेकिन आपको बहुत अच्छा एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक। ईद शो है इसलिए चेंज ओवर है। महानूर गई हैं, एमन आ गई हैं। ये तो बोलती बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इनको अपने पास बिठा के रखा हुआ है। नैयर अली भी हैं। एमन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं आप काफ़ी अरसे से, ईदें भी आपकी इसी तरह ड्यूटी के अंदर गुजर जाती हैं, तो कैसा फील होता है? घर कोई मसला मसाइल, ईद के ऊपर तो टाइम देना चाहिए घर पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, और इस सबको बहुत सारा ईद मुबारक जो भी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट की ईद जो है ना, वो क्योंकि हमारा पूरा टाइम ऐसे गुजरता है कि बहुत हेक्टिक रूटीन है, शेड्यूल ऐसा होता है, भागम दौड़, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो फिर जब ईद जैसे मौके आते हैं तो ये भी ख्वाहिश होती है कि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, और ऑफिस की जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस पूरी जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताना कि लोग कैसे ईद गुजार रहे हैं, शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कौन से इवेंट हैं, किस स्पॉट पे क्या चल रहा है। अच्छा, ये टैलेंट न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, एक्सप्रेस के साथ भी रही हैं, बहुत सारे टीवी चैनल से सिंस लॉन्ग टाइम मैं इनको देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी ये रिपोर्टिंग करती हैं, बड़े अच्छे पैकेजेस बनाती है, स्पेशली ईद डे के ऊपर इनकी स्पेशलिटी है कि इस तरह के। और आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, आपको आज अंदाजा हो रहा होगा। खैर, लेकिन ये है कि ये जो लाइटर साइड की चीजें करना है ना, वो जो जिन लोगों को आदत नहीं होती उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। और हमने स्टार्ट के अंदर किया है ये बहुत, ये बड़ा लोगों को रोक के ये पूछना और उनको इस बात पे कायल करना, मजबूर करना तो नहीं कहूंगी, कायल करना कि भाई आप बताएं आप अपनी ईद कैसे मना रहे हैं। 80% लोग जवाब नहीं देते, बाकी 20 देते हैं। समहाउ ये होता है कि दिल बहुत होता है कि फैमिली को भी टाइम दें, लेकिन जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं अपने चैनल में, यहाँ पे अपने कलीग्स के साथ, तो वो भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगता हमें कि हमारी फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे भी हम एज अ फैमिली जो है वो ईद गुजारते हैं, और ईद भी हमारी ऐसी गुजरती है कि कवरेज पे जा रहे हैं, इधर कोई इवेंट दिखा रहे हैं कि स्पॉट पे क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं, जैसे चांद रात है, फिर ईद की एक्टिविटीज़ हैं सारी, तो सारी ईद भी जो है वो बहुत बिजी स्केड्यूल मुश्किल होता है ड्यूटी करना जी, ये बताएं। अच्छा, मेरा शुरू से ये रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कभी इसको अपनी नौकरी नहीं समझा, कभी जॉब नहीं समझा। इट्स माय पैशन, और मैं दिल से काम करती हूँ। मैं पिछले भी कुछ चैनल्स में रही तो मेरे कलीग्स मुझे कहते होते थे कि एमन सैलरी उतनी मिलनी है तो काम उतना ही करो, ये नहीं कि ज़्यादा करोगी तो ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने कहती हूँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट सैलरी, मेरा पैशन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बेस्ट दे सकूँ अपना। तो सेम बिल्कुल यहाँ भी टैलेंट भी जब से ज्वाइन किया है तो वी आर पार्ट ऑफ लाइक अ फैमिली। और यहाँ पे भी ये है कि फिर जो टाइम बचता है, ईद ज़्यादा ऑफिस में गुजरती, कवरेज में गुजरती है बाहर, तो बाकी जो बहुत कम टाइम है वो फिर जो घर के इमीडिएट फैमिली है उसके साथ गुजरता है। तो सिर्फ जर्नलिज्म ही करती है, खाना पकाना भी आता है? और भी? नहीं, आई एम वेरी बैड इन इट, आई एम वेरी बैड इन इट, और किचन से बहुत दूर हूँ। तो एक्चुअली शुरू से कुछ शायद टाइम भी नहीं मिला, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो किचन का जो मेरा ताल्लुक है किचन से वो बहुत कम है। ये शेफ भी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ये फिटनेस ट्रेनर भी हैं, 6-7 काम भी करती हैं। फिटनेस ट्रेनर नहीं, फिटनेस एक्सपर्ट। अच्छा, ट्रेनिंग्स नहीं ऐसे में देती, बट फिटनेस में के लिए मैंने काम किया है। बड़े काम करती हैं। आप भी खाना शाना पकाती हैं? स्पेशली किसी दौर में मैं बस अच्छा खाना बना लिया करती थी, किसी दौर में अच्छा खाना बना लिया करती थी, लेकिन अब जो है बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर पकाने की जरूरत। आप यकीन करें, हम लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं आपको पता ही है, जैसे सियासतदानों की ईद होती है, जैसे सियासतदानों के रोज़े होते हैं, इसी तरह से हमारे होते हैं। कि मेरा ख्याल है पूरे रमज़ान में हमने शायद 3 या 4 अफ्तारियाँ जो है वो हमें घर पे नसीब हुई हैं। तो वो क्योंकि जाहिर है लोग मोहब्बत से बुलाते हैं। जी बिल्कुल, वो दैट वाज माय बैड। लेकिन ये है कि वो एक दिन में 3-3, 4-4 जो है वो इफ्तार डिनर्स होते हैं, और वो सब जाहिर है दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, कुलीग्स होते हैं, या फिर जो है वो
वो बहैसियत एक जर्नलिस्ट लीडर के वो क्योंकि बुलाते हैं तो कम्युनिटी की जिम्मेदारी को एहसास करते हुए और एज अ रिपोर्टर भी जाहिर है आपको पता है जो इन बीट्स को आप कवर कर रहे होते हैं उनके जो इफ्तार्स होते हैं उनको आपको देखना होता है। तो ये अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं फैमिली लाइफ सफ़र नहीं करती या फैमिली लाइफ को आप 100% जो है वो मैनेज करते तो वो झूठ बोलता है। इवन आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। मेरे हस्बैंड जो है उनकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। मेरी फैमिली जो कि जिनको मैं महीनों जो है वो कभी कभार नहीं उनसे मुलाकात होती तो लेकिन इसके बावजूद वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और वो बड़े तरीके के साथ बड़े मोहब्बत के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि वो आधे सहाफ़ी तो वो भी हो जाते हैं, उनको पता होता है अच्छा इस वक्त सेनेट इलेक्शन चल रहे हैं ये बिजी होंगे। सारा दिन तो खबरों के अंदर रात को 12 बजे तक तो यही काम रहता है। ईद के ऊपर कोई मैसेज? ईद के ऊपर मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि ये बड़ा एक छोटा सा टाइम होता है ईद का, 2 लम्हे में गुजर जाता है। लाइक जो 3 दिन होते हैं पता भी नहीं चलते। और जो रूठे में उन्हें मना लीजिए, जो लोग दूर हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं आप। अब हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है, फासले जो हैं वो सेकंड्स में आप ख़त्म कर सकते हैं। तो दिलों को साफ रखिए, पॉजिटिव रहिए। मतलब हर जगह बैठकर सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना या सरकास्टिक कमेंट्स करना ज़रूरी नहीं है। और अपने कलीग्स को, अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट कीजिए, काइंड हार्टेड बनने की कोशिश कीजिए और जितना हो सकता है ना दूसरों की मदद कीजिए, जितना हो सकता है। देखिए पॉजिटिविटी का इन्होंने मैसेज दिया है और मेरा ख्याल है इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं है, क्योंकि जितने मुश्किल हालात हैं और मुल्क के भी और हम लोगों के अपने भी, क्योंकि अब जो नफ्सा नफ्सी का आलम है उससे आप आगाह हैं, जो भाग दौड़ है ज़िंदगी की उससे आप आगाह हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें, छोटी छोटी खुशियों को जो है वो बांटना सीखें। किसी बड़े जो है वो मोजज़े का इंतज़ार ना करें कि अगर आपने स्माइल करना है तो किसी बड़े मोजज़े का इंतज़ार करें। अपने साथ वाले किसी शख्स को जो है कोई छोटी सी खुशी देनी है तो आप दें। अब ये ना इंतज़ार करें कि वो कहेगा यार कि ये क्या छोटी सी चीज़ है, ये क्या जेस्चर्स छोटे छोटे जो हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि बात चल रही है पॉजिटिव होने से लेकर, तो आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज है कि पॉजिटिव रहना। और मैं समझती हूँ कि इंसान का ऑरा जो है वो एक ऐसा होना चाहिए कि आपके जो सराउंडिंग है उनको भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएँ और आप इसी चीज़ को आगे लेकर चलें। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मैटर करती हैं, किसी बड़ी खुशी की तलाश में और उसकी खोज में रहने के बजाय जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे पास अल्लाह की दी हुई उन छोटी छोटी खुशियों को लेकर जो है वो आगे चलना चाहिए। सिर्फ अपनी खुशियों का नहीं, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको भी बीच में शामिल करके और अच्छे से चल। और आखिरी बात ईदी ज़रूर दें। ये ना समझे कि भाई अब क्योंकि दौर चेंज हो गया है और बच्चों को ईदी नहीं खत्म होगा हम आप तीनों को मैसेज किया मैंने। अब आप अपनी बात से वो कर रही हैं। ईदी जरूर दें। एमन सैयद प्रोग्राम में थी, नैयर अली प्रोग्राम में थी, सोनिया और मानूर भी प्रोग्राम का हिस्सा थी, आयशा खालिद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर थी, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा थी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू वेरी मच कि आपने कीमती वक्त निकाला और ईद शो में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम ईद शो ख़त्म हो रहा है जी, ईद की खुशियाँ चल रही हैं। हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक और अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।